हेलो एवरीवन। तो वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन क्या कर सकते हैं क्योंकि मूड भी कुछ अच्छा नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि इस यूट्यूब चैनल का क्या करूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मैंग हो वैंग क्लैन पेट्रियार्क के जानलेवा हमले से बचकर मिल्की वे सी पहुंच गया। वहीं उसे पता चला कि पेट्रियार्क उसका परफेक्ट डाओ फाउंडेशन चुराकर ट्रू इंसानल बनना चाहता है। इस सच को जानने के बाद मैंग हो ने कसम खाई कि एक दिन वो वैंग क्लैन पेट्रियार्क से बदला जरूर लेगा। तो आप इसके आगे क्या होगा ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। मिल्की वे सी साउथ हेवन की जमीन के बिल्कुल बीच में स्थित था। इसने सब कुछ दो कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया था। एक तरफ ईस्टर्न लैंड्स और नॉर्दर्न रीचेस थे और दूसरी तरफ सदर्न डोमेन और वेस्टर्न डेजर्ट। मिल्की वे सी का एरिया बहुत ही बड़ा है, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा। अगर आप इसके साइज को सदर्न डोमेन से कंपेयर करें तो मिल्की वे सी उससे लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसीलिए इस विशाल समुद्र को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिन्हें रिंग्स कहा जाता था। इन 4 रिंग्स के बाहर का जो हिस्सा था उसे आउटर सी कहते थे। इस अनंत समुद्र में हमेशा भयानक तूफान आते रहते थे, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठती थीं। फिर भी यहाँ ढेरों आइलैंड्स थे, कुछ छोटे और कुछ बड़े, जिसका मतलब था कि यहाँ कल्टीवेटर्स भी रहते थे। बेशक इस समुद्र के पानी में खतरनाक समुद्री जानवर इधर उधर तैरते रहते थे। उनका मांस और खून कल्टीवेटर्स के लिए बहुत कीमती माना जाता था, खास करके उन समुद्री जानवरों का जो कल्टीवेटर्स के जैसे होते थे, जिन्हें सी डीमंस कहा जाता था। उनके डीमन दिल बहुत ही कीमती होते थे। एक अकेला डीमन दिल मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन के बराबर स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल सकता था। इन्हीं सब और दूसरे कई कारणों की वजह से मिल्की वे सी सालों से कल्टीवेटर्स की पसंदीदा जगह बन चुका था। लोग यहाँ बसने लगे, उनकी आबादी बढ़ी, उन्होंने अपना विस्तार किया और जल्द ही यहाँ ताकतवर क्लैन्स और सेक्ट्स उभर कर आने लगे। मिल्की वे सी में ताकतवर और कमजोर दोनों तरह की ताकतें थीं, और वो इस समुद्र के ऊपर फैले हुए अलग अलग आइलैंड्स पर बटी हुई थीं। ज्यादातर ताकतें 4th रिंग में रहती थीं। सिर्फ कुछ बहुत ही ताकतवर सेक्ट्स या क्लैन्स ही 3rd रिंग में रहने के काबिल थे। बेशक मिल्की वे सी में ऐसी कई कहानियां थीं जो एक कान से दूसरे कान तक फैलती रहती थीं। कई बातें सच नहीं लगती थीं, पर फिर भी बहुत से लोग उन पर विश्वास करते थे। ऐसा लगता था कि जब भी मिल्की वे सी में कुछ बदलता था तो लोग हमेशा उसे किसी अजीब चीज से जोड़ते थे। ये एक ऐसा विशाल समुद्र था जो कभी शांत नहीं रह सकता था, बल्कि हमेशा तूफानों से घिरा रहता था। ये मिल्की वे सी था। मिल्की वे सी के आउटर सी वाले हिस्से में लगभग 300 मीटर लंबा एक जहाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जहाज के आगे वाले हिस्से पर एक मिडिल एज्ड आदमी कैजुअली अपने आसपास खड़े कुछ बच्चों को मिल्की वे सी की कहानियां सुना रहा था। मिडिल एज्ड आदमी ने बोला, कहानियों के हिसाब से मिल्की वे सी में एक प्राचीन जहाज देखा जा सकता है। जो कोई भी उस जहाज को देखता है उसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। लोग कहते हैं कि उस जहाज के आगे वाले हिस्से पर एक बूढ़ा आदमी ध्यान लगाए बैठा रहता है। मिडिल एज्ड आदमी ने आगे कहा, वो एक टूटा फूटा आर्मर पहनता है और उसकी आंखें बंद रहती हैं। वो कभी अपनी जगह से हिलता नहीं है। वो बच्चे ये सुनकर बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी कहानी थी जिसे वो 100 बार सुन सकते थे, पर कभी थकते नहीं। समुद्र की सतह से पानी की बूंदें उछल रही थीं और जहाज के ऊपर हवा में एक सिल्क का झंडा नमकीन हवा में लहरा रहा था। उस झंडे पर जैंग नाम का कैरेक्टर कपा गया था, जिसके साथ एक उड़ती हुई तलवार की तस्वीर थी। ये इस बात का सबूत था कि यह जहाज जैंग क्लैन का था, जो मिल्की वे सी का एक कल्टीवेटर क्लैन था। जहाज पर करीब 50 लोग थे, जिनमें से ज्यादातर फिट और ताकतवर थे, पर आम इंसान थे। वहां सिर्फ गिने चुने कल्टीवेटर्स थे और वो सब पालथी मार के ध्यान लगा रहे थे। सिर्फ वही मिडिल एज्ड आदमी आगे खड़ा था जो ध्यान नहीं लगा रहा था, जिसका लेवल लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पर था। वही था जो क्लैन की नई जनरेशन को कहानियां सुना रहा था। मिडिल एज्ड आदमी ने बोला, हमारे जैंग क्लैन के पेट्रियार्क में उस जहाज को कुछ 100 साल पहले देखा था। उन्हें वैसा ही आशीर्वाद मिला जैसा कहानियों में बताया जाता है। उनकी कल्टीवेशन बेस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और वो एक कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट बन गए। उसने धीमी आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाई, इस मौके का फायदा उठाते हुए, ताकि वो नई जनरेशन को अपने प्रभाव में ले सके। मिडिल एज्ड आदमी ने कहा, यह उसी की वजह से था कि वो आउटर सी में एक आइलैंड पर कब्जा कर पाए और हमारे जैंग क्लैन को एक लोकल ताकत बना पाए। तुम सबको ये याद रखना होगा। उन बच्चों के झुंड में एक मजबूत सा लड़का था जो तुरंत बोल पड़ा। उसने जिद भरी आवाज में दरख्वास्त की। लड़के ने बोला, हमें वो कहानी पता है अंकल हाइसिन, हमें सेंस आइलैंड के बारे में बताइए।
जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, कुछ दूसरे बच्चे भी वही कहानी सुनने की गुजारिश करने लगे। मिडल एज्ड आदमी धीरे से हंसा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बोलने ही वाला था कि अचानक उसे किसी चीज का एहसास हुआ। उसने अपना सर घुमाकर जहाज के पिछले हिस्से को देखा और वहां से एक खूबसूरत जवान औरत को आते हुए देखा। उसने समुद्री सिल्क का जैकेट और स्कर्ट पहना था और वो नेचुरली बहुत खूबसूरत, चमकदार और आकर्षक लग रही थी। जब वो बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर उस मुस्कान के बावजूद उसकी आंखों में छुपी घबराहट और बेचैनी को छिपाना नामुमकिन था। उसका हाथ एक 6 या 7 साल के बच्चे ने पकड़ा हुआ था। उस बच्चे के गाल गोल मटोल थे और वो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अगर उस औरत की बात करें तो उसकी कल्टीवेशन बेस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ग्रेट सर्कल पर थी। मिडिल एज्ड आदमी ने बोला, प्रणाम क्लैन लीडर। उस आदमी ने पूरी इज्जत से अपने हाथ जोड़े और झुककर प्रणाम किया। उसके आसपास के दूसरे बच्चों ने भी उस औरत के आगे सर झुकाया। क्लैन लीडर ने कहा, हम सब एक ही क्लैन के लोग हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। नन्नर को समुद्र में ढलते सूरज को देखना था तो मैं उसे बाहर दिखाने ले आई। उस औरत के बगल में खड़े बच्चे ने मिडिल एज्ड आदमी को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और अपनी प्यारी आवाज में चहकते हुए पूछा। नन्नर ने बोला, अंकल हाइसीन, क्या मैंने अभी किसी को सेंस आइलैंड के बारे में बात करते सुना? मिडिल एज्ड आदमी हंसने लगा और उसकी आंखों में बच्चे के लिए प्यार छलक उठा। उसके लिए क्लैन की सारी उम्मीदें इस बच्चे के फ्यूचर पर टिकी थीं। मिडिल एज्ड आदमी ने बोला, सेंट्स आइलैंड, वो 4th रिंग का सबसे बड़ा आइलैंड है और उनका फुटलूज सेक्ट पूरे 4th रिंग का सबसे बड़ा सेक्ट है। सेंट्स आइलैंड बहुत विशाल है, बिल्कुल एक कॉन्टिनेंट की तरह। ये हमारे आइलैंड से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। वहां मॉर्टल्स का एक पूरा देश भी बसा हुआ है जिसे स्टेट ऑफ शॉक कहा जाता है। उसने आगे समझाते हुए पूरी डिटेल दी। मिडिल एज्ड आदमी ने कहा, क्योंकि फुटलूज सेक्ट के पास एक स्पिरिट सेवरिंग कल्टीवेटर है, इसलिए वो 4th रिंग की बाकी सभी ताकतों के दिलों में खौफ पैदा कर सकता है। उनके पास बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं कि कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के कल्टीवेटर्स तो वहाँ हर जगह हैं। उनके पास दर्जनों कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स भी हैं और जब बात नैसन सोल एक्सपर्ट्स की आती है तो उनके पास पूरे 7 हैं। पूरे 4th रिंग में एक भी सेक्ट या क्लैन ऐसा नहीं है जो उनकी ताकत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कर सके। फुटलूज सेक्ट सच में 4th रिंग का ओवरलॉर्ड कहलाने के लायक है। इस वक्त तक उस आदमी की आंखों में उम्मीद और आशा की चमक साफ दिख रही थी। मिडिल एज्ड आदमी ने आगे कहा, तुम सब जानते हो कि हम वहां क्यों जा रहे हैं, इसलिए जब हम वहां पहुंचें तो तुम सबको बहुत इज्जत से पेश आना होगा। यंग मास्टर नन्नर के पास पिछले कुछ सालों में पैदा हुए किसी भी बच्चे से सबसे बेहतरीन हिडन टैलेंट है। फुटलूज सेक्ट नए डिसाइपल को ले रहा है, जिसका मतलब है कि हमारे क्लैन के पास एक बहुत बड़ा मौका है। उस आदमी की आवाज जोश से भर गई। मिडिल एज्ड आदमी ने बोला, अगर यंग मास्टर नन्नर फुटलूज सेक्ट में शामिल हो गए तो अपने टैलेंट के दम पर वो जरूर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच जाएंगे। भविष्य में उनके कोर फॉर्मेशन तक पहुंचने की भी पूरी संभावना होगी। फिर वो भी हमारे क्लैन पाटराक की तरह ही महान बन जाएंगे। जब ऐसा होगा तो हमारा जैंग क्लैन एक बार फिर से आउटर सी में अपनी पहचान बना सकेगा। आसपास खड़े बच्चों ने उस जवान औरत के बगल में खड़े बच्चे को इज्जत और जलन दोनों निगाहों से देखा। जवान औरत ने बच्चे के बालों को प्यार से सहलाया और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। जिस पल उसने ऊपर देखा उसी पल मिडिल एज्ड आदमी ने भी आसमान की तरफ देखा। जहाज के बीच वाले हिस्से से एक आदमी और एक औरत अचानक हवा में उड़ते हुए ऊपर आए। दोनों लगभग 50 साल के लग रहे थे और उनकी कल्टीवेशन लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की थी। वो उड़ती हुई तलवारों पर खड़े थे और उनके चेहरों पर आसमान की तरफ देखते हुए गहरी हैरानी साफ दिख रही थी। हर तरफ शांति छा गई और जहाज पर मौजूद हर कोई दंग रह गया। उन्होंने देखा कि हवा के बीचों बीच एक विशाल दरार बिना किसी आवाज के खुल गई। वो दरार तेजी से एक बिल्कुल काले भंवर में बदल गई, जो गोल गोल घूमते हुए एक ब्लैक होल बन गया। एक आदमी उसमें से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसके मुंह से खून की धार निकल रही थी। उसके लंबे ग्रे बाल थे और उसने एक सफेद रोब पहना था जो खून से सना हुआ था। उसका ऑरा अनस्टेबल था और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बेशक ये मेंगहाओ था। एक तोता उसके कंधे पर बैठा था और उसकी अहंकार और नफरत भरी नजरों ने पूरे इलाके को घूर कर देखा। जैसे ही मेंगहाओ वहां प्रकट हुआ, उसके अंदर की चोटें एक बार फिर से फट पड़ीं, जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। दूसरे टेलीपोर्टेशन ने असल में उसके पुराने जख्मों को फाड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वो हवा में तैर रहा था और नीचे जहाज पर खड़े लोगों और उनके चेहरों के अलग अलग भावों को घूर रहा था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो इस वक्त बुरी तरह जख्मी था,
जैसे ही उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ी, उनके दिल दर्द से कांपने और जोर-जोर से धड़कने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्राचीन और खतरनाक जंगली जानवर उन्हें घूर रहा हो। मैंग हाओ ने सोचा, मेरी चोटें बहुत गहरी हैं, मुझे जल्दी ही आराम करने और अपने जख्मों को भरने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। नीचे जहाज पर खड़े लोगों को नज़रअंदाज करते हुए उसने एक लंबी सांस ली और वह बस अपनी कल्टीवेशन बेस को घुमाने ही वाला था ताकि वो वहां से दूर निकल सके। जहाज पर सब लोग सर्दियों में सिकाड़ा के कीड़ों की तरह चुपचाप और खामोश खड़े थे, सिर्फ उस जवान औरत को छोड़कर। औरत ने बोला, सीनियर, आपको यहां से जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे तुरंत पछतावा होने लगा। जब मैंग हाओ ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो वो डर के मारे कांप उठी। फिर उसने जोर लगाकर खुद को संभाला, हाथ जोड़े और इज्जत से झुककर प्रणाम किया। औरत ने कांपते हुए कहा, सीनियर, आप बुरी तरह जख्मी हैं। अगर आप आराम करने और अपने जख्मों का इलाज करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो हमारे जहाज पर फर्स्ट क्लास कैबिन्स और कुछ मेडिसिनल पिल्स भी हैं। अगर आप चाहें तो आप यहां रुककर अपना इलाज कर सकते हैं। उसने दांत भींचे और उसका दिल घबराहट के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। जब आसपास खड़े फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स ने उसकी बात सुनी, जिसमें वो मिडिल एज्ड आदमी भी शामिल था, तो उन सब के चेहरे लटक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी क्लैन लीडर ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही हैं। वो उसे रोकने के लिए कुछ करना चाहते थे, पर किसी में भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंग हाओ के चेहरे के भाव पहले जैसे ही थे। वो उस जवान औरत को देखने के लिए हवा में ही रुक गया। जब उसने औरत की आंखों में देखा तो औरत को ऐसा लगा जैसे जमीन और आसमान दोनों एक साथ गरज रहे हों, और वो पहले से भी ज्यादा कांपने लगी। मैंग हाओ ने बोला, तुम लोग किस जगह जा रहे हो? औरत ने कहा, हमारा छोटा सा क्लैन फोर्थ रिंग के सेंट्स आइलैंड जा रहा है ताकि मेरा बेटा फुटलूज सेक्ट में शामिल हो सके। उस जवान औरत ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और बहुत ही इज्जत से जवाब दिया। इस वक्त तक बाकी 3 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स भी अंदाजा लगा चुके थे कि उनकी क्लैन लीडर का मकसद क्या है। हालांकि वो अंदर ही अंदर कांप रहे थे, पर उन्हें भी थोड़ी सी उम्मीद और आशा महसूस होने लगी। मैंग हाओ को नहीं पता था कि ये सेंट्स आइलैंड कहाँ पर है, और ना ही उसे मिल्की वे सी के ताकतवर फैक्शंस और अलग अलग इलाकों की कोई समझ थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने हाँ में सिर हिलाया और नीचे जहाज पर उतर गया। जवान औरत बहुत ही इज्जत के साथ उसे एक प्राइवेट कैबिन तक ले गई, जिसके चारों तरफ एक स्पेल फॉर्मेशन का प्रोटेक्टिव घेरा लगा हुआ था। मैंग हाओ ने सिर हिलाया, फिर पालथी मारकर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो जवान औरत इज्जत से वहां से निकल गई। जैसे ही वो औरत बाहर निकली, तोते ने गुस्से और नफरत भरे अंदाज में बात शुरू की। तोते ने बोला, तूने इस जगह को क्यों चुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे वो जवान लड़की पसंद आ गई है? उसके पास तो ज्यादा फर भी नहीं है। मैंने तो थोड़ी देर पहले उसे अच्छे से चेक भी किया था। मैंग हाओ ने ठंडे दिमाग से कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मिल्की वे सी में कहाँ छिपता हूं, सब जगह एक बराबर है। अगर मैं समुद्र के बिल्कुल नीचे भी चला जाऊं तो भी जैसे ही 10th वॉन्ग क्लैन पैट्राक मेरा ऑरा डिटेक्ट करेगा, मुझे ढूंढ लेगा। जब यही सच है तो मैं यहीं छिप जाता हूं। क्या पता मुझे यहां कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदे ही मिल जाएं। ये बोलकर उसने अपनी कल्टीवेशन बेस को घुमाना शुरू कर दिया। अपने जख्मों का इलाज शुरू करते ही उसकी बंद आंखों की पलकों के नीचे एक वायलेट रोशनी चमकने लगी। वक्त बीतता गया। दूसरे दिन की सुबह जवान औरत कुछ मिल्की वे सी की लोकल खाने की चीजें लेकर आई। उसने मैंग हाओ को एक येड स्लिप भी दी, जिसमें सेंट्स आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन थी और आसपास के इलाकों का एक समुद्री मैप भी था। मैंग हाओ के लिए वो मैप सबसे ज्यादा कीमती था। हालांकि वो देखने में बहुत सिंपल लग रहा था, पर असल में उसे जैन क्लैन की लगातार कई जनरेशन्स की इकट्ठा की गई इन्फॉर्मेशन से बनाया गया था। जवान औरत को मैंग हाओ के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था, पर बस सेफ रहने के लिए उसने अपना भरोसा और नीयत दिखाने के लिए मैंग हाओ को वो मैप दिया। मैंग हाओ ने येड स्लिप ली, उसे देखा और फिर मुस्कुराया। जवान औरत को तुरंत थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने कान पर आ रहे बालों को पीछे की तरफ हटाया। वो पहले से ही नेचुरली खूबसूरत थी, पर घबराहट और राहत के मिक्स्ड इमोशंस ने उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया। अपनी खुशी को दबाते हुए वो पूरी इज्जत से वहां से बाहर चली गई। मैंग हाओ उसे जाते हुए देखता रहा। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसे समझ आ गया था कि उस औरत ने उसे रुकने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसने पास्ट में किसी बहुत बड़े खतरे का सामना किया था। इसलिए उसने रिस्क उठाकर उस वक्त उसे आवाज दी थी। फिर उसने अपना ध्यान उस येड स्लिप पर लगाया। मैंग हाओ ने सोचा, तो मिल्की वे सी 4 रिंग्स में बटा हुआ है और 4th रिंग के बाहर वाला हिस्सा आउटर सी कहलाता है। सेंट्स आइलैंड, स्टेट ऑफ शॉ, फुटलूज सर्क्ट। कुछ देर बाद उसने येड स्लिप को वापस रख दिया और फिर से अपने जख्मों का इलाज करने में लग गया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पलक झपकते ही 7 दिन गुजर गए।
मैंगहाओ ने ये पूरा वक्त आंखें बंद करके ध्यान लगाने यानी मेडिटेट करने में और अपने जख्मों का इलाज करने में बिता दिया। इन 7 दिनों के अंदर उसकी चोटें धीरे धीरे लगभग 30% तक ठीक हो चुकी थीं। पर बदकिस्मती से उसका फिजिकल बॉडी अभी भी मीट जेली की मदद के बिना एक साथ जुड़ा नहीं रह सकता था। इसे पूरी तरह स्टेबल होने के लिए अभी भी वक्त चाहिए था। हालांकि उसके घाव धीरे धीरे भरकर बंद हो रहे थे। हर दिन वो 3 वक्त फलों का खाना खाता था जो वो जवान औरत खुद अपने हाथों से लेकर आती थी। वो हमेशा उसके साथ बहुत ही इज्जत से पेश आती थी। यहाँ तक कि उसने मैंगहाओ को कुछ स्पिरिट स्टोन्स भी ऑफर किए। मैंगहाओ ने जो कुछ भी मांगा उसे पूरी तरह से दिया गया और मिल्की वे सी के बारे में उसके सभी सवालों के जवाब बहुत ही डिटेल में दिए गए। खुद का इलाज करने के साथ साथ मैंगहाओ उस इलाके के बारे में काफ़ी अच्छी समझ हासिल करने में कामयाब रहा। इन 7 दिनों के दौरान मिल्की वे सी की सतह बिल्कुल शांत और चुपचाप थी। आउटर सी से आया हुआ ज़ैंग क्लैन का जहाज अपनी शुरुआत की तरह ही बहादुरी से आगे बढ़ रहा था। बेशक अब जबकि मैंगहाओ जहाज पर था तो हर कोई पहले से थोड़ा ज़्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी कोई बुरी या अनसुनी घटना नहीं घटी। जैसे जैसे वक्त बीता और मैंगहाओ अकेले में मेडिटेट करता रहा, वो जवान औरत धीरे धीरे और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसका पहले वाला खुशमिजाज और चुलबुला अंदाज वापस आ गया। कभी कभी उसकी हंसी की आवाज़ गूंज उठती थी जो थोड़ी सी बचकानी मासूमियत से भरी होती थी। जहाज पर मौजूद बाकी 3 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स अभी भी पहले की तरह ही घबराए हुए थे। वो समझते थे कि उनकी क्लैन लीडर क्या सोच रही थी, पर उनके मुताबिक वो जो कर रही थी वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी शेर से उसकी खाल मांगना या किसी बुरे इंसान से उसके ही नुकसान का काम करने की उम्मीद करना। उनकी नज़र में उस जैसी जवान लड़कियां कल्टिवेशन की इस दुनिया के बेरहम और जालिम होने को नहीं समझती थीं। दूसरी तरफ उन तीनों ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेवल तक कल्टिवेशन की थी और आउटर सी के अपने आइलैंड पर क्लैन की पोजीशन को बनाए रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने मौत के कई खतरनाक और जानलेवा हालातों का सामना किया था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि कल्टिवेशन की दुनिया में जंगल का कानून चलता है और खतरा तो जैसे एक आम बात थी। एक बुरी घटना पूरी तरह से तबाही मचा सकती थी और यहाँ तक कि एक पूरे क्लैन को खत्म कर सकती थी। मैंगहाओ अचानक से एक अजीब और डरावने ब्लैक होल से निकलकर उनके सामने आ गया था। हालांकि वो कमजोर और बुरी तरह जख्मी था, पर 7 दिन पहले उसने जिस तरह से उन्हें घूर कर देखा था, उसने उन्हें ऐसा महसूस कराया था जैसे वो कड़ी सर्दियों के बीच जमा दिए गए हों और मौत के करीब हों। उनके अंदर ये बहुत ही गहरा एहसास था कि अगर मैंगहाओ उन्हें मारना चाहता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो और भी ज्यादा बुरी तरह जख्मी था, वो सब के सब मारे जाते। इस वक्त वो तीनों जहाज के पिछले हिस्से पर खड़े थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और वो एक ही जैसे डर को शब्दों में बयान कर रहे थे। पहले कल्टिवेटर ने कहा, क्लैन लीडर का ये मामला ये समझदारी वाला काम नहीं है। दूसरे कल्टिवेटर ने कहा, वो आदमी बुरी तरह से जख्मी था और टेलीपोर्टेशन के जरिए यहां पहुंचा है। हालात देखकर यही लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगर उसके दुश्मन उस पर पहुंच गए तो ये हम सबकी तबाही का कारण बन सकता है। तीसरे कल्टिवेटर ने कहा, मैं जानता हूं कि क्लैन लीडर क्या सोच रही हैं। सेंट साइलेंट का ये सफर हमारा आखिरी मौका है। अगर हम कामयाब हो गए तो हम लियू क्लैन के दिलों में थोड़ा खौफ पैदा कर सकते हैं, ताकि वो बिना सोचे समझे कोई बेवकूफ़ी भरा कदम उठाने की हिम्मत न करें। पहले कल्टिवेटर ने कहा, हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि नानर बेहतर बनने के लिए पूरी जान लगा देगा। उम्मीद है कि वो फुटलूस सेक्ट के नए डिसाइपल बनने के इस कॉम्पिटिशन में भीड़ से अलग नजर आएगा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। ज़ैंग क्लैन के पैट्रियार्क ने आउटर सी में उनके आइलैंड की स्थापना की थी, पर जब मेडिटेट करते वक्त उनकी मौत हो गई तो इस क्लैन को इतनी सावधानी से चलना पड़ रहा था जैसे कोई पतली बर्फ पर चल रहा हो। उसके बाद से क्लैन में कोई दूसरा कोर फाउंडेशन कल्टिवेटर पैदा ही नहीं हुआ, जिसका मतलब ये था कि उनके आसपास के पड़ोसियों ने जल्द ही उनके साइलेंट पर लालच भरी नजरें गड़ा दी थी। अगर पैट्रियार्क के मरने से पहले छोड़ी गई वो स्पेल फॉर्मेशन ना होती और उनके बनाए गए मैजिकल आइटम्स और सामाजिक रिश्ते ना होते तो वो लोग बहुत पहले ही अपना आइलैंड खो चुके होते और किसी बड़े क्लैन के गुलाम बन चुके होते। उन्होंने कुछ वक्त तक किसी तरह खुद को संभाले रखा, पर आखिर में एक बहुत बड़ा खतरा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। एक पास के आइलैंड पर राज करने वाले लियू क्लैन ने बहुत पहले से ही उन्हें ऐसे घूरना शुरू कर दिया था जैसे कोई शेर अपने शिकार को घूरता है। खून खराबा और मौत का खेल बस शुरू होने वाला था। उस खतरनाक और जानलेवा मौके पर ज़ैंग क्लैन की लीडर ने, जो कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत जवान औरत थी, एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उसने अपने सभी लोगों को साथ लिया और चुपचाप उस आइलैंड को छोड़ दिया ताकि वो अपने बेटे को फुटलूस सेक्ट तक पहुंचा सके। अगर उसका बेटा फुटलूस सेक्ट का डिसाइपल बन गया तो उसकी पहचान ही आउटर सी में किसी को डराने के लिए काफ़ी होगी। ये चीज़ ज़ैंग क्लैन को कम से कम लगभग 100 साल तक बचा कर रखेगी। वो तीनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स इस मामले पर आगे भी चर्चा करते रहे।
दूसरे कल्टीवेटर ने कहा, ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इस बात का तो जिक्र करना ही बेकार है कि सेंट्स आइलैंड पर पहुंचने के बाद ये जानना नामुमकिन है कि नैनर उस भीड़ में खुद को अलग साबित कर पाएगा या नहीं, और फुटलूज सेक्ट में शामिल हो पाएगा या नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये रास्ता मौत और भयानक खतरे से भरा होने वाला है। तीसरे कल्टीवेटर ने कहा, ये सच है, अफवाहें फैल चुकी होंगी और खबर लीक हो चुकी होगी। लियू क्लैन इस बात को कभी मंजूर नहीं करेगा। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग रिएक्ट करने में थोड़ी देर कर दें। उम्मीद है कि हम उनसे बचने और एक अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए काफ़ी जल्दी यहां से निकल आए हैं। पहले कल्टीवेटर ने कहा, लियू क्लैन के अलावा आउटर सी और फोर्थ रिंग के बीच घूमने वाले अनगिनत खतरनाक समुद्री जानवर भी हैं, और उन बेरहम आवारा कल्टीवेटर्स के बारे में तो क्या ही कहें। हमारा ये रास्ता कभी भी शांति और सुरक्षा वाला रास्ता कैसे हो सकता है? दूसरे कल्टीवेटर ने कहा, लेकिन यही सच में हमारा आखिरी और इकलौता मौका है। उन तीनों ने एक बार फिर से ठंडी सांस भरी और उसके बाद बिल्कुल खामोश हो गए। वो समझते थे कि उनकी क्लैन लीडर क्या करने की कोशिश कर रही थी, और चूंकि वो पहले ही अपना फैसला ले चुकी थी, इसलिए अब चिंता करके अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। कौन जानता था, शायद उस जख्मी एक्सपर्ट को अपने साथ रुकने का न्योता देने का कुछ बहुत ही लाजवाब अंजाम निकल कर आए। ठीक उसी वक्त जब वो तीनों आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे, जैंग क्लैन की लीडर, वही जवान औरत, जहाज के अगले हिस्से पर अपने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़े खड़ी थी। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। वो अपने चेहरे पर आई चिंता और बेचैनी को छुपा नहीं पा रही थी। जवान औरत ने बड़बड़ाते हुए कहा, हमारा ये सफ़र फोर्थ रिंग तक पहुंचने में 3 दिन और लगेगा। एक बार आउटर सी को पीछे छोड़ने के बाद हम सच में लियू क्लैन से पूरी तरह बच जाएंगे। हालांकि लियू क्लैन कमज़ोर नहीं था, पर यह बात सिर्फ तब सची थी जब बात आउटर सी की हो। फोर्थ रिंग की बात करें तो वहां वो लोग कीड़े मकोड़ों के बराबर थे। उस जवान औरत की समझ के हिसाब से जैसे ही वो लोग फोर्थ रिंग में एंट्री लेंगे, लियू क्लैन पूरी तरह से उनका पीछा छोड़ देगा और उनके पीछे आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आखिरकार वो और उसका क्लैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, जबकि लियू क्लैन बिना सोचे समझे खुद को किसी खतरे में डालने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। उसने नीचे अपने बेटे की तरफ देखा और उसके सर को प्यार से थपथपाया। औरत ने कहा, नैनर, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। फुटलूज सेक्ट उम्र और पोस्ट यानी सीनियरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें अदब और तमीज़ का कोई भी नियम नहीं तोड़ना है। ऐसा लगा जैसे उस लड़के को अपनी माँ की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर उसने बहुत ही मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। उसकी आंखें प्यार से भर गईं और वो बस आगे झुककर उसे उठाने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और उसने चौंक कर अपने पीछे देखा। ठीक उसी वक्त जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद उन तीनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स ने भी घूमकर पीछे देखा। उन्होंने जो देखा वो एक बेहद काला जहाज था जो उनकी तरफ पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। उस जहाज पर फहर रहे झंडे पर एक बड़ा सा अक्षर साफ साफ लिखा हुआ था, लियू। ये आउटर सी के लियू क्लैन का जहाज था। वो पिछले कई दिनों से पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने उन्हें पकड़ ही लिया। उस जहाज के अगले हिस्से पर 4 लोग खड़े थे, जिनमें से 3 के चेहरों पर बहुत ही ज्यादा इज्जत का भाव था। उनके अलावा जो एक शख्स था वो साफ तौर पर उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका अंदाज बहुत ही शांत और सख्त था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध रखा था। उसका बड़ा और लंबा रोब हवा में लहरा रहा था और उसके लंबे सफ़ेद बाल उसे बिल्कुल किसी महान और ताकतवर हस्ती की तरह दिखा रहे थे। उसकी कल्टीवेशन बेस से अर्ली कोर फॉर्मेशन स्टेज की ताकत की लहरें निकल रही थीं। यही वो वजह थी जिसके कारण लियू क्लैन का जहाज इतनी दिनों से इतनी तेज स्पीड से उनका पीछा कर पा रहा था। जैसे ही उस जवान औरत की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसकी सांसें फूलने लगी और उसने अपने बेटे को बहुत कस के पकड़ लिया। जैंग क्लैन के बाकी तीनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के दिल भी जोर जोर से धड़कने लगे। उनके चेहरे पाले पड़ गए और उनकी आंखें पूरी तरह निराशा से भर गईं। तीनों कल्टीवेटर्स ने एक साथ कहा, लियू क्लैन, पैट्रियार्क। जैसे जैसे लियू क्लैन का जहाज करीब आया, उस बूढ़े आदमी और उसके साथ खड़े उन तीनों लोगों के चेहरे और भी साफ होने लगे। उनके पीछे 7-8 की कॉन्डेंसेशन वाले क्लैन के मेंबर्स खड़े नजर आए और उन सभी के चेहरों पर बेइज्जती और चिढ़ का भाव था। लियू क्लैन के पैट्रियार्क के बगल में एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैंग वनफांग, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अब जब तुम अपना जैंग क्लैन का आइलैंड छोड़ ही चुकी हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम आखिर कहाँ जा रही हो? जैंग वनफांग चलकर जहाज के पिछले हिस्से तक आई। उसने एक लंबी सांस ली, फिर बोली, ये जूनियर सीनियर लियू को प्रणाम करती है। सीनियर, हमने अपने आइलैंड को छोड़ दिया है और हम बस यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहते हैं।
हमारे दोनों क्लैन्स पास्ट में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुझे ये मत बताइएगा कि आप हमें जिंदा बचने का एक छोटा सा मौका भी नहीं देंगे। जैन क्लैन के बाकी कल्टीवेटर्स उसके आसपास जमा हो गए। उन सभी के चेहरों पर बेहद गहरा दुख और गुस्सा साफ झलक रहा था। उस जवान औरत के शब्द उस आदमी के लिए नहीं थे, बल्कि वो सीधा लियू क्लैन के पेट्रियार्क से कह रही थी। मामला इस हाल तक पहुंचने के बाद भी उसने उससे पूरी इज्जत और सम्मान के साथ बात की थी। लियू क्लैन के पेट्रियार्क ने कुछ नहीं कहा, वो बस घमंड से भरे चेहरे के साथ उसे देखता रहा। उसके बगल में खड़े क्लैन के उस आदमी ने जवाब दिया और उसकी आवाज पूरी तरह उपहास और मजाक उड़ाने वाले टोन से भरी हुई थी। मिडिल एज्ड आदमी ने कहा, क्या मजाक है? क्या तुम सच में हमें 3 साल का बच्चा समझती हो? क्या तुम्हें लगता है हमें तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता? ज़ैंग वनफैंग, साफ पता चल रहा है कि तुम फुट लूज सेक्ट की तरफ जा रही हो। ज़ैंग वनफैंग ने कहा, ये जूनियर सब कुछ छोड़ सकती है, यहां तक कि हमारा आइलैंड आपको सौंप देगी सीनियर। मैं ये कसम भी खा सकती हूं कि हमारा किसी भी ऐसी चीज पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस आपसे थोड़ी सी अहम दिखाने की भीख मांगती हूं। ज़ैंग वनफैंग का चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही लियू क्लैन के पेट्रियार्क ने गुस्से में अपनी भौएं चढ़ा ली। लियू क्लैन पेट्रियार्क ने कहा, चुप रहो। उसने ठंडे दिमाग से कहा और उसकी आवाज किसी तेज गरजते बादल की तरह चारों तरफ गूंज उठी। समुद्र का पानी जोर जोर से उबलने लगा और ज़ैंग वनफैंग और बाकी क्लैन मेंबर्स के दिमाग एक भिनभिनाती आवाज से भर गए। बस एक वाक्य और 2 शब्द, इस क्लैन के सभी की कंडेंसेशन वाले मेंबर्स के मुंह से खून निकल आया। सिर्फ ज़ैंग वनफैंग और बाकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स ही किसी तरह बच पाए, पर उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनके चेहरों के भाव में लगातार बढ़ती हुई निराशा साफ दिख रही थी। लियू क्लैन पेट्रियार्क ने कहा, तुम इतने बकवास कहां से ले आती हो? इन सबको मार डालो, बूढ़े लोग, बच्चे, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उसकी आवाज एकदम शांत पर खतरनाक थी। उसके इतना कहते ही उसने अपने हाथ की स्लीव को हवा में लहराया और आसपास मौजूद सभी लियू क्लैन के मेंबर्स आसमान की तरफ उड़ गए और उनके चेहरों पर एक खौफनाक और जालिम भाव था। ज़ैंग वनफैंग ने अपने दांतों को आपस में कस के पीसा और जहाज के पिछले हिस्से की तरफ देखा। ज़ैंग वनफैंग ने चिल्लाते हुए कहा, सीनियर लियू, अगर आपकी दुश्मनी ज़ैंग क्लैन से है तो आप हमें मार सकते हैं, पर क्या आप में सच में हमारे सम्मानित मेहमान से पंगा लेने की हिम्मत है? लियू क्लैन पेट्रियार्क ने एक ठंडी और गुस्से भरी स्नॉट निकालते हुए कहा, अभी भी कहानियां बना रही हो? तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा कि ज़ैंग क्लैन के इस जहाज पर कोई नेसेंट सोल का मेहमान है या वो कोई स्पिरिट सेवरिंग एक्सपर्ट है? क्या ये बात थोड़ी ज्यादा खतरनाक और डरावनी नहीं होती? उसने पहले ही अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके पूरे जहाज की अच्छी तरह से जांच कर ली थी और उसने सिर्फ ज़ैंग क्लैन के कल्टीवेटर्स और आम इंसानों को महसूस किया था और किसी को नहीं। इस वक्त तक लियू क्लैन के कल्टीवेटर्स उनके लगातार करीब आ रहे थे। तभी ज़ैंग क्लैन के जहाज से एक चमकती हुई ढाल बाहर निकली जिसने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, पर यह ढाल लियू क्लैन के पेट्रियार्क को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। उसके हथेली के एक ही जोरदार वार से एक कान फाड़ देने वाली भयानक आवाज गूंजी। पूरा जहाज आधे से ज्यादा पानी के अंदर डूब गया और वो ढाल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। लियू क्लैन के कल्टीवेटर्स अपने होठों पर जानलेवा मुस्कान लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो जहाज तक पहुंचे, ज़ैंग वनफैंग और बाकी तीनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स ने अपने मैजिकल आइटम्स निकाल लिए और मैजिकल टेक्निक्स को बुलाने के लिए जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगे। उसी वक्त वहां पर धमाकों की भयानक आवाजें गूंज उठीं। कत्लेआम और तबाही शुरू हो गई थी। एक लियू क्लैन कल्टीवेटर ने कहा, पेट्रियार्क ने अपना हुक्म दे दिया है, इन सभी को जड़ से मिटा डालो। ये लोग अपनी मौत के लिए अपने ज़ैंग नाम को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लियू क्लैन के कुछ की कंडेंसेशन वाले कल्टीवेटर्स अपने चेहरों पर खौफनाक और घिनौनी मुस्कान लिए उन पीले और डरे हुए जवान लड़कों की तरफ आगे बढ़े। ज़ैंग वनफैंग की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो चुकी थीं और उसके बगल में खड़े क्लैन के बाकी लोग बिल्कुल पागल होने और सब कुछ दाव पर लगाने की हद पर थे। लियू क्लैन का पेट्रियार्क अभी भी हवा में ही लटका हुआ था और अपनी आंखों के किनारे से सबको घमंड और गुस्से से घूर रहा था। उसके लिए ये सभी लोग साफ तौर पर मामूली कीड़े मकोड़ों से बढ़कर कुछ नहीं थे। पर ठीक उसी पल ज़ैंग वनफैंग के जहाज के अंदर से अचानक एक बेहद शांत आवाज गूंजी। मैंगहाओ ने कहा, चुप रहो। ये सिर्फ 2 शब्द थे, पर जैसे ही उस आवाज ने उड़ना शुरू किया, उसने तुरंत वहां की बाकी सारी आवाजों को पूरी तरह से दबा दिया। ये आवाज बिजली के गरजने से भी ज्यादा तेज थी और इसने अपने पीछे 3 बार गूंजने वाली आवाजें पैदा की। ये आवाज एक ऐसी भयानक और मजबूत प्रेशर से भरी हुई थी जिसने हर एक चीज को बुरी तरह से दबाकर रख दिया। और उसी वक्त अपने कैबिन में ध्यान लगा रहे मैंगहाओ की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी तेज नजर मानो जहाज को भेद कर बाहर की हर एक चीज को साफ साफ देखने के काबिल थी।